नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोग को पता है, हम लोग बीएसएससी इंटर लेवल के लिए प्रैक्टिस सेट शुरू किए हुए हैं। इसी क्रम में आज 7 नंबर का टेस्ट है। इससे पहले 6 टेस्ट हो चुका है। अगर आप नहीं देख पाए तो उसके प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, उसे जाकर जरूर देखें। और इसका PDF डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और शुरू करने से पहले आप जो है इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि ये मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके और इसका फ़ायदा मैक्सिमम लोग उठा सके। और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटे दबा लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं गवाते, इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इस वीडियो को शुरू से तो जरूर देखिएगा, ताकि इसका फ़ायदा आपको मिल सके, और इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए आगे करता है पहला क्वेश्चन कि ICC T20 महिला विश्व कप 2023 डैश में आयोजित हुआ तथा इस प्रतियोगिता का विजेता डैश देश रहा है। कहता कि ICC T20 महिला विश्व कप 2023 जो हुआ है, ये कहाँ आयोजित हुआ है और इस प्रतियोगिता को किसने जीता है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा, ये आपको दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुआ है और ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। किसने? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। तो यहाँ B नंबर सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। चलिए आगे कहता है कि 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थी। कहता जिस समय 26 नवंबर 1949 को जो भारतीय संविधान को अपनाया गया था, तो उस समय अनुच्छेद तथा अनुसूचियां कितनी थी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको कि जिस समय अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को, तो ये 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ उस समय भारतीय संविधान में था। ये ध्यान रखिएगा। ये जो है, और संविधान को अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। ये ध्यान में रखिएगा, 26 जनवरी 1950 को। अगर आपको पूछा जाए कि वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में, तो वर्तमान में जो है आपको भारतीय संविधान में 470 कितना 470 अनुसूचियां हैं और 25 भाग है। कितना? 25 भाग है। और अनुसूची की बात की जाए तो 12 है। कितना? 12 अनुसूचियां हैं। 12 अनुसूचियां हैं। 470 अनुच्छेद, 25 भाग और अनुसूचियां 12 है। ये ध्यान रखिएगा वर्तमान में। तो यहाँ A नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता कि 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य था। 5वीं पंचवर्षीय योजना जो था, इसका मूल उद्देश्य क्या था? इसका मूल उद्देश्य था गरीबी हटाओ। क्या था? गरीबी हटाओ। तो A नंबर से आंसर हो जाएगा गरीबी हटाओ। आगे कहता है कि पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष लागू किया गया। कहता है पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में जो है भारतीय संविधान में किस वर्ष लागू किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 1993 में। कब? 1993 में। D नंबर से आंसर हो जाएगा 1993 में। ये जो है आपको भारतीय संविधान 73वां संविधान संशोधन 1973 के अंतर्गत, 1993 के अंतर्गत इसमें जोड़ा गया था भारतीय संविधान में। ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है नाइटिंगेल। क्या है? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से सरोजिनी नायडू को जाना जाता है। किसे? सरोजिनी नायडू को जाना जाता है। C नंबर से आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। ये लता मंगेशकर को स्वर कोकिला कहा जाता है। स्वर कोकिला लता मंगेशकर को कहा जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है। कहता है यहाँ क्या है? बिशप किस खेल से संबंधित है? बिशप शब्द जो है ये किस खेल से संबंधित है? ये शतरंज से संबंधित है। शतरंज से संबंधित है। ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ C नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भारत की अर्थव्यवस्था। क्या है? भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था को आप मिश्रित अर्थव्यवस्था के शब्द से संबोधित कर सकते हैं। D नंबर से आंसर हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। चलिए आगे है। आगे कहता है कि मिस्र में गर्म व शुष्क हवा को क्या कहा जाता है। कहता है मिस्र जो है वहाँ गर्म और शुष्क हवा को क्या कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको खमसीन। क्या? खमसीन कहा जाता है। D नंबर से आंसर होगा खमसीन। आगे कहता है भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था। इसका सही आंसर होगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन? सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। B नंबर से आंसर हो जाएगा। इन्हें जो 1954 में भारत रत्न दिया गया था, और इनके साथ CV रमन को भी दिया गया था। ये भी ध्यान रखिएगा।
चलिए आगे है। आगे कहता है कि भारत में मुद्रास्फीति क्या है। भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है। भारत में मुद्रास्फीति को जो मापा जाता है, किससे मापा जाता है? ये जो है थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा मापा जाता है। ए नंबर सेंस होगा थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा। आगे कहता है माप तौल की व्यवस्था किसके शासनकाल में लागू हुई। कहता है माप तौल की व्यवस्था जो है ये किसके शासनकाल में लागू हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको अलाउद्दीन खिलजी के समय में माप तौल की व्यवस्था लागू की गई थी। तो यहाँ सी नंबर सेंस होगा अलाउद्दीन खिलजी के समय में। चलिए आगे है। आगे कहता है कि हाल ही में 10 अगस्त 2023 को रूसी अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा इंटर कॉस्मोस कार्यक्रम के तहत कौन सा मिशन चंद्रमा के लिए लॉन्च किया गया। तो रूस के द्वारा चंद्रमा के लिए जो कॉस्मोस कार्यक्रम लॉन्च किया गया था, तो ये किया गया था आपको लूना 25 है, लूना 25 होता है। तो यहाँ बी नंबर सेंसर हो जाएगा। आगे कहता है हाल ही में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 जो है ये किसे दिया गया है। यह दिया गया आपको एलेसेंड्रा कोर्प को। ए नंबर सेंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है कि किस व्यक्ति ने प्रथम बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला। कहता है वो कौन से व्यक्ति है जिन्होंने प्रथम बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको गुलजारीलाल नंदा। कौन? गुलजारीलाल नंदा जो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में कार्य संभाला था। ये जवाहरलाल नेहरू के मृत्यु के बाद जो है 1964 में कार्यभार संभाला था, ये ध्यान रखिएगा। और दूसरी बार आपको लाल बहादुर शास्त्री के मृत्यु जब 1966 में हुई थी, उस समय गुलजारीलाल नंदा जो है कार्यभार संभाला था, ये भी ध्यान रखिएगा। दोनों बार यही संभाले थे। बी नंबर यहाँ आंसर हो जाएगा। आगे कहता है संविधान का अनुच्छेद 368 का संबंध है। संविधान का अनुच्छेद 368 जो है इसका संबंध किससे है। तो इसका संबंध जो है आपको संशोधन प्रक्रिया से, किसे? संशोधन प्रक्रिया से अनुच्छेद 368 का संबंध है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पदों की रिक्ति की स्थिति में कौन राष्ट्रपति का पद संभालता है। कहता राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद अगर खाली हो तो इस स्थिति में राष्ट्रपति का पद कौन संभालता है। ये आपको पता है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा ये पद संभाला जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। अगर आपको पूछ लिया जाए कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो तो उपराष्ट्रपति जो है किस अनुच्छेद के तहत ये पद संभालता है, तो अनुच्छेद 65 के तहत राष्ट्रपति का पद संभालता है। और ये जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो संभालता है तो अनुच्छेद 68 के तहत यह संभालता है, ये ध्यान रखिएगा। आगे कहता है भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब स्वीकार किया गया। कहता है भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो है इसे कब स्वीकारा गया था। ये 22 जुलाई 1947 को, कब? 22 जुलाई 1947 को जो है स्वीकार किया गया था राष्ट्रीय ध्वज को। तो यहाँ बी नंबर से होगा 22 जुलाई 1947 को। और आपको ध्यान होना चाहिए कि 22 जुलाई को झंडा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। चलिए आगे है। आगे कहता कि सत्यमेव जयते क्या? सत्यमेव जयते किस रूप में प्रचलित है। सत्यमेव जयते जो है किस रूप में प्रचलित है। यह राष्ट्रीय वाक्य के रूप में प्रचलित है। क्या? राष्ट्रीय वाक्य के रूप में प्रचलित है। तो यहाँ डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। यहाँ दिया है राष्ट्रीय गान, ये नहीं होगा, राष्ट्रीय गीत भी नहीं होगा, राष्ट्रीय चिन्ह भी नहीं होगा। तो यहाँ डी नंबर सही आंसर हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं। आपको पता होना चाहिए सत्यमेव जयते जो है राष्ट्रीय वाक्य के रूप में प्रचलित है, ये अपनाया गया है। यहाँ डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है कि भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई। भारत में टेलीविज़न की शुरुआत जो है कब हुई है। तो ये आपको 1959 में हुआ। कब? 1959 में टेलीविज़न की शुरुआत हुई है भारत के अंदर। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है हाल ही में चर्चा में रहे देश यूक्रेन की राजधानी का नाम क्या है। हाल ही में जो चर्चा में रहा है यूक्रेन देश, इसकी राजधानी कहाँ है। तो यूक्रेन की राजधानी आपको कीव है। कहाँ? कीव है।
बी नंबर सेंस होगा, कीव जो है यूक्रेन की राजधानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये लिस्बन क्या है, लिस्बन जो है, लिस्बन आपको पुर्तगाल की राजधानी का, लिस्बन पुर्तगाल की राजधानी है। और ये आपको विल क्या है, विलिनियस विलिनियस जो है आपको लिथुआनिया की राजधानी का, लिथुआनिया की राजधानी है। और येरेवन, येरेवन जो है, येरेवन आपको आर्मेनिया की राजधानी है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन यूक्रेन की राजधानी कीवी है, फिर क्या है, कीव। आगे कहता है इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक जो है आपको अब्दुल कलाम आज़ाद है। कौन, अब्दुल कलाम आज़ाद है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा अब्दुल कलाम आज़ाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है एशिया की सबसे लंबी नदी है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी नदी है, तो एशिया की सबसे लंबी नदी आपको यांगटी सी क्यांग है। सी नंबर से आंसर यांगसी टी कांग जो है एशिया की सबसे लंबी नदी है। ये तिब्बत के पठार से निकलकर चीन के सागर में जाकर गिरती है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है कि निम्नलिखित में क्या, निम्न में से कौन ठंडी जलधारा है, कहता है निम्न में से वह कौन है जो ठंडी जलधारा है, तो ये आपको लेब्राडोर लेब्राडोर जो है, लेब्राडोर होता है, लेब्राडोर आपको ठंडी जलधारा है। ये अटलांटिक महासागर की जलधारा है, अटलांटिक महासागर की जलधारा है जो ठंडी जलधारा, ये ध्यान रखिएगा आप। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थी, ये जो है भारत की पहली महिला जो है राजदूत कौन थी, तो भारत की पहली महिला राजदूत आपको श्रीमती विजयालक्ष्मी पंडित थी। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भारतीय संघ के दक्षिणतम बिंदु तथा भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिणी छोर में कितने अक्षांश का अंतर होता है, तो इन दोनों में जो अंतर होता है आपको 2 डिग्री अक्षांश का अंतर होता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा 2 डिग्री अक्षांश। आगे कहता है लक्षद्वीप समूह में कौन सा द्वीप शामिल नहीं है, लक्षद्वीप समूह जो है इसमें कौन शामिल नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको क्या है, मरकत द्वीप है। मरकत द्वीप जो है लक्षद्वीप समूह में शामिल नहीं है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया था, कहता है कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को जो है राष्ट्रभाषा के रूप में जो है प्रस्तुत किया गया था, ये बेलगांव अधिवेशन 1924 में। कहाँ, बेलगांव अधिवेशन 1924 में जो है हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया था। आपको पता रहना चाहिए कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है गांधी जी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, गांधी जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। यह एकमात्र अधिवेशन था जिसमें गांधी जी ने अध्यक्षता की थी, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते, डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है चंद्रगुप्त मौर्य व सेल्यूकस निकेटर के बीच कब युद्ध लड़ा गया, कहता है चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच कब युद्ध लड़ा गया था, 305 ईस्वी में लड़ा गया था। कब, 305 ईस्वी में लड़ा गया था। तो यहाँ ए नंबर से आंसर होगा 305 ईस्वी पूर्व में। आगे कहता है कपास की खेती के से संबंधित, कपास की खेती से संबंधित कौन सा विकल्प सत्य नहीं है, ध्यान रखिएगा सत्य नहीं है कपास की खेती से संबंधित। जो सत्य नहीं है वो है आपको कि तापमान इसका 45 से 55 डिग्री अवश्य है। क्या है, कपास की खेती के लिए 45 से 55 डिग्री आवश्यक तापमान होता है, तो यह गलत है। इसके लिए 21 से क्या है, 21 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान आवश्यक होता है, ना कि 45 से 55। यहाँ बी नंबर गलत दिया गया। बाकी सब सही है कि इसकी खेती के लिए वर्षा 80 सेंटीमीटर आवश्यक है और गहरी एवं मध्यम काली मिट्टी की इसकी उपज के लिए आवश्यक होता है। इंदौर 2 सुजाता व मालवी कपास की किस्म है, ये तीनों सही है, बी नंबर गलत दिया गया है। चलिए आगे है। आगे कहता है कि किस राज्य में राज्य खेल पुरस्कार एवं सम्मान योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है, कहता वो कौन से राज्य हैं जो राज्य खेल पुरस्कार एवं सम्मान योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है। यह घोषणा जो किया गया है आपको बिहार के द्वारा, किसके द्वारा, बिहार के द्वारा यह घोषणा किया गया है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता अमोघ वर्ष प्रथम
किस वंश का शासक था? अमोघ वर्ष प्रथम जो था यह किस वंश का शासक था? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको राष्ट्रकूट वंश का। किसका? राष्ट्रकूट वंश का शासक था। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था? मोहम्मद गौरी जो है ये किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था? तो यहाँ हो जाएगा तराइन के द्वितीय युद्ध में। कब? तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। ये कब हुआ था? तो ये तराइन के द्वितीय युद्ध जो हुआ था आपको 1192 में। कब? 1192 में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा, जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। और तराइन के प्रथम युद्ध जो हुआ था वो 1191 में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। ध्यान रखिएगा, पहले वाला युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। दूसरे तराइन युद्ध में जो 1192 में हुआ था, इसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। तो यहाँ आपको बी नंबर से आंसर हो जाएगा तराइन के द्वितीय युद्ध में। चलिए आगे है। आगे कहता अकबर ने 1569 ईस्वी में कालिंजर पर विजय प्राप्त की थी। उस समय वहाँ का शासक कौन था? कहता है अकबर जो है 1569 में कालिंजर पर विजय प्राप्त किया था। उस समय कालिंजर का शासक कौन था? तो ये आपको रामचंद्र था। कौन? रामचंद्र था। सी नंबर से होगा रामचंद्र। आगे कहता निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रशासनिक शक्तियों में शामिल नहीं है? कहता है कि वह निम्न में से वह कौन है जो राष्ट्रपति के प्रशासनिक शक्तियों में शामिल नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको लोकसभा का विघटन करना जो है राष्ट्रपति के प्रशासनिक शक्ति में शामिल नहीं है। यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए बी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन ऐसे उपराष्ट्रपति है जो निर्विरोध चुने गए? कहता है निम्नलिखित में से वह कौन उपराष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे? तो इसका सही आंसर होगा आर वेंकटरमन। कौन? आर वेंकटरमन ऐसे उपराष्ट्रपति हुए हैं जो निर्विरोध चुने गए थे। और कब चुने गए थे? तो इसका 1969 में चुने गए थे। कब? 1969 में चुने गए थे, ये ध्यान रखिएगा। और सॉरी दोस्तों, 1969 में आपको राष्ट्रपति जो चुने गए थे नीलम संजीव रेड्डी। कौन? नीलम संजीव रेड्डी आपको निर्विरोध चुने गए थे, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ नहीं चुने गए, निर्विरोध नहीं चुने गए थे, तो ये आपको आर वेंकटरमन यहाँ नहीं है, ध्यान रखिएगा, नहीं है। तो यहाँ आपको डी नंबर हो जाएगा जो नहीं चुने गए थे निर्विरोध। बाकी राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए थे तो ये आपको बीबी कौन? नीलम संजीव रेड्डी जो राष्ट्रपति हुए थे ये आपको निर्विरोध चुने गए थे। उपराष्ट्रपति में आपको डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और डॉक्टर हिदायतुल्ला, ये तीनों आपको निर्विरोध चुने गए थे। चलिए यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्य संख्या 2026 ईस्वी तक अपरिवर्तनीय कर दिया गया है? किस संविधान संशोधन के द्वारा? इसका सही आंसर हो जाएगा 84वां संविधान संशोधन 2001 के द्वारा जो है 26 तक यह संख्या को सीमित कर दिया गया है। तो ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। कहता कांग्रेस धाराशाही होने के लिए लड़खड़ा रही है। भारत में जब तक हूँ तब तक मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा है, यह है कि मैं उसके यानी कांग्रेस के शांतिपूर्ण निधन में सहायता दूं। यह कथन किसका है? यह कथन आपको पता है कि लॉर्ड कर्जन के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा कहा गया था। यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा। अब कांग्रेस की स्थापना कब हुई है? तो 28 दिसंबर। कब? 28 दिसंबर 1885 को लॉर्ड डफरिन के समय में हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। आगे कहता है मीन कैंप का लेखक कौन है? मीन कैंप जो है ये इसके लेखक कौन है? आपको हिटलर है। कौन? हिटलर है। ए नंबर से आंसर होगा हिटलर। चलिए आगे है। कहता है कि बांग्लादेश की सीमा को कौन सा भारतीय राज्य नहीं छूता है? ध्यान रखिएगा, भारत का वो कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश की सीमा को नहीं छूता है? तो नागालैंड। सी नंबर से नागालैंड नहीं छूता है। बाकी असम, त्रिपुरा और मेघालय ये तीनों बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। और भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला देश बांग्लादेश ही है, ये भी ध्यान में रखिएगा। यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है किस वास्तुकला का पालन शैली
अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण में किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको नागर शैली के द्वारा अयोध्या का राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा नागर शैली के द्वारा। आगे का था राजतरंगिणी। क्या है? राजतरंगिणी नामक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किसने किया? राजतरंगिणी नामक ग्रंथ जो है इसका फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको मौलाना शौरी ने। किसने? मौलाना शौरी ने किया था। आगे है ओलंपिक खेल में भारत का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है? तो भारत में व्यक्तिगत रूप से स्वर्ण पदक जीतने वाला, तो ओलंपिक खेल में भारत के लिए व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी जो है किस खेल से संबंधित है? तो ये आपको शूटिंग से संबंधित है। किससे? शूटिंग से संबंधित है, ये ध्यान रखिएगा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा शूटिंग से। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि क्रांतिकारी संगठन। क्या? क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो है इसके संस्थापक कौन थे? तो आपको सचिंद्र नाथ सन्याल थे। कौन? सचिंद्र नाथ सन्याल थे। तो यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है 2 जुलाई 2023 को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा बैंकों से कृषि अवसंरचना कोष को बढ़ावा देने के लिए कौन सी अभियान शुरू किया गया था? इसके लिए जो अभियान शुरू किया गया किसके द्वारा शुरू किया गया, ये आपको पूछा जा रहा था। ये आपको भारत किसे? भारत अभियान शुरू किया गया था। बी नंबर से आंसर होगा भारत। चलिए आगे है। आगे कहता है कि कालाहारी। क्या है? कालाहारी जो है कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र कहाँ पाई जाती है? कालाहारी मरुस्थल जो है क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति है। कालाहारी मरुस्थल में पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? तो आपको बुशमैन है। कौन? बुशमैन है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा बुशमैन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कालाहारी मरुस्थल जो है बोत्सवाना में स्थित। कहाँ? बोत्सवाना में स्थित है, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। बोत्सवाना। आगे कहता है डैश पर्वतमाला व्यवहारिक रूप से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच की सीमा का निर्माण करती है। कहता वो कौन सी पर्वतमाला है जो व्यवहारिक रूप से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच की सीमा का निर्धारण करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विंध्य। कौन? विंध्य पर्वतमाला। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि बिहार के किस नेता ने। क्या है? बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो ये किया था आपको राजकुमार शुक्ल ने। किसने? राजकुमार शुक्ल ने। चंपारण आंदोलन 1917 में, ये ध्यान रखिएगा। इन्होंने ही महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए आग्रह किया था। चलिए आगे कहता है कि द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी हाउ इकोनॉमी एवंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो है आपको मेघनाथ देसाई। कौन? मेघनाथ देसाई है। ए नंबर से आंसर मेघनाथ देसाई। आगे कहता है अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कुल कितने रेलवे स्टेशनों को उनके विकास के लिए चिन्हित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1309 स्टेशनों को चिन्हित किया गया है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है किसने वर्ष 2023-24 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? ये नियुक्त किया गया आपको आर दिनेश को। किसे? आर दिनेश को। सी नंबर से आंसर हो जाएगा आर दिनेश। आगे कहता है जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही भरती जाती है वैसे वैसे हमें विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है अनुनाद। क्या? अनुनाद के कारण विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ सुनाई पड़ती है, अनुनाद के कारण। सी नंबर से आंसर हो जाएगा अनुनाद। आगे मनुष्य को सबसे अधिक ज़रूरत होती है। तो मनुष्य को सबसे अधिक ज़रूरत जो होती है प्रोटीन की। किसकी? प्रोटीन की ज़रूरत होती है। बी नंबर से आंसर होगा प्रोटीन। ये जो है मानव शरीर का लगभग 15% भाग प्रोटीन से ही निर्मित होता है, ये ध्यान रखिएगा। 15% से अधिक भाग। चलिए आगे है। आगे कथा निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ठोस अवस्था वाले उपकरणों के लिए
अर्धचालक में डोपिंग एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। तथा निम्नलिखित में से वह कौन सा तत्व है जो ठोस अवस्था वाले उपकरणों के लिए अर्धचालक डोपिंग एजेंट के रूप में कार्य करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको आर्सेनिक। कौन? आर्सेनिक। बी नंबर सेंस होगा आर्सेनिक। चलिए आगे है। आगे कहता है कि एक्वारेजिया के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान रखिएगा, एक्वारेजिया के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है ये आपको बताना है। तो इसके लिए सही आंसर नहीं है। इसके पारंपरिक विलयन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल क्रमशः 2 और 3 अनुपात का मिश्रण होता है। तो यह गलत है। डी नंबर गलत है। जो सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, क्योंकि गलत होने के लिए कहा है तो ये गलत है। इसका अनुपात ही गलत दिया गया है। 3:2 नहीं बल्कि 3:1 होता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी सब सही दिया गया है। आगे कहता है कोई विशिष्ट जैव रासायनिक अभिक्रिया प्रेरित करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने वाले किसी सजीव द्वारा उत्पादित पदार्थ को डैश कहा जाता है? तो ये आपको एंजाइम कहा जाता है। बी नंबर सेंस होगा एंजाइम। आगे है निम्नलिखित में से किसमें विटामिन ए बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन ए जो है दालों में पाया जाता है। किसमें? दालों में पाया जाता है। ये आपको यहाँ से दाल में नहीं, गाजर में विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन ए जो है इन सबों में से गाजर में पाया जाता है। ये दाल में तो प्रोटीन पाया जाता है। यहाँ आपको ए नंबर सही आंसर कर लीजिएगा गाजर में, क्योंकि दाल में प्रोटीन पाया जाता है और गाजर में इन सबों में से ज़्यादा विटामिन ए ही पाया जाता है। तो यहाँ ए नंबर आंसर कर लीजिएगा। तो यहाँ गाजर ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आपको दाल में प्रोटीन, चावल में कार्बोहाइड्रेट और गेहूं में भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ये ध्यान रख लीजिएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है रेडियो सक्रियता के वर्ग विस्थापन का नियम का प्रतिपादन किया। कहता है रेडियो सक्रियता जो है के वर्ग के विस्थापन का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो ये किया था आपको फजन तथा सोडी ने। ए नंबर से फजन तथा सोडी ने। आगे कहता है ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का मात्रक जो होता है जूल होता है। कहता है जूल होता है। सी नंबर से होगा जूल। आगे कहता है रक्त संचरण संबंधित खोज किया। कहता है रक्त संचरण जो है इससे संबंधित खोज किसने किया है? तो विलियम हार्वे ने किया। किसने? विलियम हार्वे ने किया है। सी नंबर से होगा विलियम हार्वे। चलिए आगे है। आगे कहता है कि स्टीम इंजन के आविष्कारक कौन है? यानी भाप इंजन का आविष्कारक कौन है? इसका सेंस होगा जेम्स वाट ने। किसने? जेम्स वाट ने। यहाँ आपको ए नंबर सेंस होगा जेम्स वाट। और इन्होंने कब किया था? 1825 ईस्वी में इसका खोज किया था, ये ध्यान रखिएगा 1825 में। आगे कहता कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग, कार्बोहाइड्रेट का कौन सा प्रकार हमारे भोजन का मुख्य घटक है? कार्बोहाइड्रेट का वो कौन सा प्रकार है जो हमारे भोजन का मुख्य घटक होता है? तो स्टार्च है। कौन? स्टार्च। बी नंबर से स्टार्च। आगे कहता है किस रक्त समूह के व्यक्ति को सार्वभौमिक दाता या यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? तो ये ओ ग्रुप वाले को। किसी ओ ग्रुप वाले को। और यू क्या है? यूनिवर्सल रिसीवर, यानी सभी ग्रुप का रक्त ले सकता है। तो ए बी जो है ये किसी भी रक्त समूह का रक्त ले सकता है। ए बी ये रिसीवर होता है, यूनिवर्सल रिसीवर, और ये होता है यूनिवर्सल डोनर होता है। तो यहाँ आपको ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता अवशोषित भोज्य पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है। कहता अवशोषित भोज्य पदार्थ जो है इसे प्रोटोप्लाज्म में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये आपको एसिमिलेशन, क्या? एसिमिलेशन कहलाता है। ए नंबर सेंस होगा एसिमिलेशन। आगे है अल्टीमीटर। क्या? अल्टीमीटर से क्या मापते हैं? अल्टीमीटर जो है इससे क्या मापा जाता है? तो अल्टीमीटर से आपको भूतल की ऊंचाई मापी जाती है। किसकी? भूतल की ऊंचाई मापी जाती है अल्टीमीटर से। तो यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा भूतल की ऊंचाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा आयन कार्बन परमाणु में समइलेक्ट्रॉनिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको नाइट्रोजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। डी नंबर से आंसर हो जाएगा।
आगे कहता है किसी वस्तु की सभी स्थितियों के लिए कौन आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको अवतल लेंस और उत्तल दर्पण, बी और सी दोनों, डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है अमोनियम क्लोराइड तथा शुष्क बुझे हुए चूने के मिश्रण को गर्म करने से क्या प्राप्त होता है। जब इन दोनों को गर्म किया जाता है तो आपको अमोनिया प्राप्त होता है। अमोनिया क्लोराइड तथा शुष्क बुझे हुए चूने को के मिश्रण को गर्म करने पर अमोनिया प्राप्त होता है, सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है चुंबकीय क्षेत्र क्या है। चुंबकीय क्षेत्र की ओर किसी वस्तु को चुंबकीय क्षेत्र की ओर किसी वस्तु को आकर्षित किए जाने के बजाय इसे प्रतिकर्षित किए जाने की परिघटना को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो प्रतिकर्षित किए जाने की परिघटना जो होती है इसे माइसनर प्रभाव कहा जाता है, बी नंबर से आंसर होगा माइसनर प्रभाव। आगे कहता है सेल्सियस, फ़ारेनहाइट तथा रोमर पैमानों पर ताप में निम्नलिखित में से क्या संबंध होता है। तो इसका संबंध आपको सी नंबर से आंसर हो जाएगा, C/100 बराबर F-32/180 बराबर R180, सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है कि निम्नलिखित में से क्या है, निम्नलिखित में से किस हार्मोन की रासायनिक प्रकृति स्टेरॉयड होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको कार्टिसोल, क्या कार्टिसोल, डी नंबर से आंसर होगा कार्टिसोल। आगे कहता है दाब तथा आवेग की बीमाएँ क्रमशः होती है। दाब तथा आवेग की बीमाएँ होती है निम्नलिखित में से कौन होती है। तो ये हो जाएगा आपको एक नंबर, ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता कि निम्नलिखित में से कौन सिलेंट्रेटा समुदाय के अंतर्गत आता है। तो सिलेंट्रेटा समुदाय के अंतर्गत जो आता है ये आपको जेलीफिश आता है। कौन, जेलीफिश आता है, ए नंबर से होगा जेलीफिश। आगे कहता है सार्कोप्लाज्म क्या है। सार्कोप्लाज्म क्या है, सार्कोप्लाज्म जो है ये आपको रेखित मांसपेशी की धरातल इंटरफाइब्रिलर पदार्थ होता है, ए नंबर से आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होता है, अगर लगता है कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है, आप इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि ये मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो आइए देखते हैं, कहता उपास्थि क्या उपास्थि होती है। उपास्थि जो है यह आपको सघन तरल उत्तक होता है। क्या, सघन तरल उत्तक होता है, ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन कहता है कि रासायनिक तुल्यांक क्या, रासायनिक तुल्यांक W तथा विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z के पदों में फैराडे नियतांक F, इन तीनों का संबंध क्या है। तो इन तीनों का जो संबंध होगा ये आपको F बराबर W/Z हो जाएगा। तो यहाँ आपको बी नंबर से आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा बी नंबर। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। आपके लिए यूजफुल है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और बहुत जल्द जो है मैथ और रीजनिंग का